हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस पेपर 2 जो कि आज सीटेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी आंसर की बात करेंगे। ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या किसका आंसर होगा। और जो मैंने आप लोगों को वीडियोस बताए थे, ट्रिक वाले वीडियोस और मानव रोग वाले वीडियोस, और जो आपको मैंने पीवाईक्यू कराए थे, देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। और पेडागॉजी में जो भी पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स बताए थे, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस देखे होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, उनका पेपर ही अच्छा हुआ होगा ओवरऑल। और जिन्होंने अभी नहीं देखी है, उनका कल 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, जिनका भी वो ज़रूर देख कर जाएँ। 2-3 वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ज़रूर देख कर जाएँ, आप सभी को भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारे आंसर्स क्या होंगे। रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। कारण मल जल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो मल जल क्या होता है? ठोस नहीं होता है, ठोस अपशिष्ट नहीं होता, या एक तरल लिक्विड फॉर्म में ये अपशिष्ट होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था। और मानव रोग वाले जो पूरी ट्रिक थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं उससे, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई थी। तो यहाँ पर ए लिखा है, श्वास रंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से रेशम कीट क्या होते हैं? रेशम कीट पर्ण और पत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बी वाला है, किसी पर्ण पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन सी, रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ओनली बी वाला जो होगा, केवल ए सत्य है, बाकी जो बी और सी है ये क्या है? ये रॉन्ग है, केवल ए सत्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में धकेलता है। बी वियाक्सी जनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों में तक ले आती है। वाम अलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित होता है। और ई शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दायां निलय, बी है फुफ्फुस सिराएं, बी फुफ्फुस सिराएं ये फेफड़ों तक ले जाने का काम करती हैं, तो बी यहाँ पर है। सी हो जाएगा फुफ्फुस धमनियाँ, और डी हो जाएगा वाम निलय मतलब बायां निलय, और ई हो जाएगा दायां आलिंद। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए अपना कौन सा आंसर आपने इसमें टिक किया है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं और जो बाद में नियम बन जाते हैं। कारण है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। बताइए ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल गलत कथन है। चलिए देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर है, सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। A1 कैक्टस मरुस्थलीय पादप हैं। A2 क्या लिखती है? मरुस्थलीय पादप पौधे के अति छोटे लघु आकार के पर्ण होते हैं। और A3 है, छोटे लघु आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो ये वाले जो वर्ड थे, अवलोकन, परिकल्पना, अनुमान, इनके बारे में मैंने पेडागॉजी वाले वीडियो में बताया था, और ये पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है। तो पहले क्या लिखा है? कैक्टस मरुस्थलीय पादप पौधा है, मतलब उसने पहले क्या किया है? ऑब्जर्वेशन किया है। तो अवलोकन, अवलोकन क्या 1 और 2 में है, बाकी तो 2 कट जाएंगे। पहले नंबर उसने अवलोकन किया। फिर उसने लिखा है, मरुस्थलीय पादप पौधे के अति छोटे और लघु आकार के पर्ण होते हैं। अवलोकन के बाद उसने ये परिकल्पना कर ली। और फिर उसने लिखा है कि छोटे जो आकार के पर्ण होते हैं वो जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो ये उसने क्या निकाला? निष्कर्ष कहें या अनुमान कहें। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाएगा? कौन सा परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है केचुआ क्या खाता है। ऑप्शन सी है सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 4 है फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालते। तो परीक्षणीय प्रश्न यहाँ पर ए नहीं होगा। ये कोई परीक्षणीय प्रश्न नहीं होगा कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? परीक्षणीय होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर का। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती हैं। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को कहती हैं जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं और जिनमें जंग लगी हुई है और जंग लगने के कारण उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। पहला क्या होगा? वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 द्वारा प्रस्तावित है? उस प्रकार के विज्ञान पाठचर्या प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं कहता है। कल मैंने प्रोसेस वैलिडिटी को आपको जो प्रोसेस वैलिडिटी है उसको पेडागॉजी में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त होते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थी आवास सारणी में दिए गए तत्वों की सूची में संलिप्त होते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच और अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन डी विद्यार्थी विद्युत परिपथ के दो खुले सिरों से रबड़ का एक टुकड़ा, बालों की पिन और सीसा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर 68 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। विद्यार्थी आवास सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त होते हैं। ये क्या होता है? ये राष्ट्रीय पाठचर्या को प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं बच्चे। ऑप्शन 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है चीन में रेशम के आकस्मिक खोज की और सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की क्या भूमिका थी। उपयुक्त को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण के अधिगम में कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? बताइए कौन कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? ए विज्ञान की प्रकृति की समझ विकसित करने का, राइट है। और बी ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, ये भी सही है क्योंकि इतिहास के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी इसकी सराहना विकसित करने की कैसे विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में सन्निहित है, मतलब इंटर रिलेटेड है, अंतः स्थापित है, तो ये भी सही है। आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय को बोझ को कम करना, तो डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं देगा? विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों मतों को पढ़ना, प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को तात्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास में ऐतिहासिक पक्षों पे बल देना। तो ये वाले तीनों तो राइट हो जाएंगे। और ऐसे ही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था पेडागॉजी के क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर नहीं का मतलब निगेटिव टैग वर्ड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कितने सारे इस बार तो क्वेश्चन टैग वर्ड से ही आ गए और सारे के सारे टैग वर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको कराए हैं, उनको अच्छे से समझाया है। एक भी क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है जितने भी टैग वर्ड वाले हैं वो बाहर नहीं है उस वीडियो से, तो जिनका भी कल एग्जाम है वो ज़रूर देख लें। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम, अब इस उपागम के बारे में भी हमने बताया था कल ही। कौन सा उपागम है ये उपागम है
इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, मतलब जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है। पहला है गुंजायमान क्वथनांक और गलनांक दोनों शब्दों के अर्थों की व्याख्या कर देना। विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना और उन्हें धातुओं और धातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। अश्याम पट पर धातुओं और धातुओं के भौतिक गुणों के बीच अंतरों की सूची बना देना। ऑप्शन डी, धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर परिचर्चा की पहल करना। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जांच पड़ताल वाला जो दृष्टिकोण है वो ऐसा कहता है कि जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो और बच्चे खोजबीन करें और स्वयं की ज्ञान की खोज करके सीखें। तो जब बहुत सारी सामग्री का एक सेट दे दिया गया, समुच्चय दे दिया गया, अब उसमें से उन्होंने धातुओं और धातुओं के गुणों का अलग अलग करने के लिए कहा गया, निगमन करने के लिए कहा गया, तो ये वो अपनी एक खोज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। S1 है, S1 मीमांसात्मक सैद्धांतिक सिद्धांतों को स्थापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और S2 है, विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियां और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा A, B, C, D में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर S2 और S3 दोनों सही हैं, लेकिन S1 गलत है। S2 और S3 दोनों सही हैं, लेकिन जो S1 है वो गलत हो जाएगा, मतलब पहला वाला गलत है, बाकी के दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कक्षा 6 में बल, जो कक्षा 6 है उसमें जो बल टॉपिक है, अगर आप सबने NCERT वाली क्लास देखी है तो आप सबको याद होगा। कक्षा 6 में बल का पाठ औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है, जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। ए है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए। बी है, विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए। सी है, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए। डी है, शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बी, विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को जांचने के लिए, और सी, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति के लिए। इन्हीं दोनों में पॉजिटिव वर्ड भी है, और बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 क्वेश्चन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों को सही से भरना है आपको। यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार हो जाता है और बी उत्पन्न करता है, नर में वृषण द्वारा उत्पन्न होता है। इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। मादाओं का अंडाशय का आकार बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है, और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा सी वाला, और पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, इसका क्या आंसर होगा। एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है। किस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे, मतलब ज़्यादा जलेंगे। तो पहली व्यवस्था सी है, पार्श्व क्रम में संयोजित 2 बल्ब तीसरे बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी है व्यवस्था डी, श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्ब तीसरे बल्ब के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। ऑप्शन सी है व्यवस्था ए, सभी बल्ब श्रेणी क्रम में हैं। ऑप्शन बी, सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यवस्था बी, सभी बल्ब अगर पार्श्व क्रम में रहेंगे तो ही वो क्या होंगे, सभी बल्ब अगर समांतर क्रम में होंगे या पार्श्व क्रम में होंगे तो ही वो जलेंगे। तो यहाँ पर
4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। ए दिया है अभिकथन ए, एनोडीकरण धातु के संक्षारण से बचाने की एक विधि है। आर, एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, या फिर ए आर दोनों सही है, ए का आर सही कारण है, ए आर दोनों सत्य किंतु ए का आर सही कारण नहीं है। कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एनोडीकरण दिया गया है धातु को संचारण से बचाने की एक विधि है, ये एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर आर दिया गया है एनोडीकरण लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस जिंक की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया है लोहे पर, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण होती है इसकी प्रक्रिया। तो ए सत्य है और आर असत्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो काली क्यों पड़ जाती हैं? ऑप्शन ए, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन बी, वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का कारण है। ऑप्शन सी, वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का कारण। ऑप्शन 4, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया का कारण। तो जो ऑप्शन 4 है यहाँ पर, जो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया का कारण है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो हवा में मौजूद जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ प्रतिक्रिया करती हैं, और इससे क्या होता है, Ag2S करके जो काले रंग का सिल्वर सल्फाइड होता है उसकी एक परत बन जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का। यहाँ पर लवण का नाम दिया गया है और लवण प्राप्त किया गया है उसके बारे में दिया गया है। तो 78 नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चलिए देखते हैं। लवण का नाम है अमोनियम क्लोराइड HCl। यहाँ पर इसे बताना है ये क्षार है या क्या है? सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर भी HNO3 दिया गया है, ये भी बताना है ये क्या है। और सोडियम क्लोराइड दोनों ही तरफ अम्ल और क्षार जो लवण प्राप्त किया गया है उसके बारे में बताना है। तो इनके ऑप्शन आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो NS4OH हो जाएगा, BNaO हो जाएगा और CHCl अम्ल हो जाएगा, और डी जो यहाँ पर है NaHCO3 वाला डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 79 नंबर का क्या आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई है। चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया जाएगा। बताइए चरण 1 और 2 भौतिक परिवर्तन है, चरण 1 और 2 रासायनिक परिवर्तन है, चरण 1 भौतिक और 2 रासायनिक परिवर्तन है, चरण 1 रासायनिक और 2 भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब चीनी को एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए हम जल में जो चीनी है उसको घोलेंगे तब क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और जब चीनी के सिरप को हम धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक के लिए गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी तत्व में आयन के 2 धनावेश होते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें जो ऑप्शन ए आ रहा है 11 वो सही आ रहा है। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इस जो न्यूमेरिकल है इसका क्या आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। आज तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण है जो वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों ABC में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए और XYZW की पहचान कीजिए। प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। वायु के माध्यम A में X, Y और
तरंग दैर्घ्य जो होती है वो घट जाती है। वायु से माध्यम बी में वृद्धि होती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन में वृद्धि होती है, एक जैसी रहती है, जेड में क्या होगा बताना है। वायु में सी माध्यम में एक जैसी रहती है, डब्लू मतलब प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन डब्लू के बारे में बताना है, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता एक जैसी रहती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो एक्स का जो है, एक्स का मतलब है कि प्रकाश की चाल जो परिवर्तन होगा ए माध्यम में वो घटती है, और 2 में दिया गया है घटती है। देखते हैं, वायु में प्रकाश की आवृत्ति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, तो ये ए ऑप्शन में दिया गया। जेड में क्या हो जाएगा, जो वायु से माध्यम बी में है उसमें जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जो डब्लू रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 वाला। ए कथनों को पढ़ना है। ए संस्तर स्थिति और बी संस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं सांखन जल एवं खनिजों के अवशोषण में लाभदायक है। बी है स्थिति। सी संस्तर स्थिति खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छिद्रल बनाती है। यहाँ पर जो संस्तर है उसका मतलब है हॉरिजन। बताइए कौन सा इसमें जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों स्थितियाँ ए बी सत्य हैं, या फिर दोनों स्थितियाँ ए बी असत्य हैं, या केवल ए सत्य है, या केवल बी सत्य है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो केवल ए सही रहेगी कि जो ए ऑरिजन की स्थिति होगी वो बी स्थिति में जड़ों की वृद्धि और सांखन जल और खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, लेकिन ये वाली जो बी वाली जो स्थिति है वो गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ये भी एकदम पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने शायद पढ़ा ही होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ज़रूर पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया है। आपको चाइना रोज गुड़हल का सूचक दिया गया है। प्रथम परख नली में आपको 2 बूंदे विलयन ए की डालनी है और विलयन के रंग में क्या परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया। दूसरी परख नली में आपने 2 बूंदे विलयन बी की डाली, हरा रंग प्राप्त हुआ। तीसरी नली में आपने 2 बूंदे विलयन सी की डाली, मैजेंटा गहरा गुलाबी रंग प्राप्त किया। बताइए क्या क्या आपने ABC में डाला है। तो यहाँ पर ए में क्या हो जाएगा, उदासीन रहेगा। ए में क्या हो जाएगा, उदासीन रहेगा, और बी में बेस मतलब क्षारिकी हो जाएगा, और सी में अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कथन है। यहाँ पर फिर से कथन और कारण के बारे में दिया गया है। किसी पिंड की शून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। तो W बराबर अगर हम करेंगे F इंटू डी, तो अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्या होंगे, दोनों सत्य हैं। आपने बताइए कौन सा इसमें आंसर लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु के 2 समरूप पात्र लिए गए हैं जिसमें ए के बाहरी सतह पर काला और पात्र बी को बाहरी सतह पर सफ़ेद रंगा गया है। दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। कुछ घंटे के पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा जाएगा। पात्र ए बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा या खोएगा। पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा को ग्रहण करेगा और खोएगा। पात्र सी पात्र ए बी से अधिक शीघ्रता से गर्म होगा, और जबकि पात्र बी ए से अधिक शीघ्रता में ऊष्मा को खो देगा। ऑप्शन 4 है पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म होगा, पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से खो देगा। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पात्र ए बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से उसमें ग्रहण करेगा और खोएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज चाकू की तुलना में कुंद्र जो चाकू उसे काटना क्यों मुश्किल हो जाता है। बताइए, क्योंकि जो संपर्क क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है, बल कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो संपर्क क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। विद्युत चुंबक
की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक कोर, क्रोड का उपयोग, एल्युमिनियम कोर, क्रोड का उपयोग, धारा का प्रवाह बढ़ाकर, कुंडली के फेरों की संख्या कम करके। तो विद्युत चुंबक की शक्ति हम धारा का प्रवाह बढ़ाकर करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? तो ये भी PYQ है, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है सीटेट NCERT में भी और PYQ में भी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ग्रास नली, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय। ये क्या है? ये पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। 89 क्वेश्चन क्या है? केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, फेफड़े से नहीं। जो टैडपोल है वो गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, फेफड़े से नहीं। सी सांप अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, फेफड़े से नहीं। बताइए कौन ABCD में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो केचुआ है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। जो टैडपोल है वो उसके फेफड़े नहीं होते, वो गलफड़ों से सांस लेता है, ये भी सही है। लेकिन सांप अपनी त्वचा से नहीं, फेफड़ों से सांस लेता है। तो A और B जो होंगे वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहचान करनी है, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले जो आप सेकंड लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे PYQ की, उसमें पूरा फ्लावर सारा पूरा चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था और वहीं से ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। बिल्कुल अगर आपने वो वीडियो PYQ की देखी होगी तो ये बहुत ईजी रहा होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को पढ़िएगा। XYZ W की पहचान करनी है। X वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, Y वह भाग जिसमें मादा युग्मक की संरचना होती है, Z मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं, W फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है उसको हम परागकोश बोलते हैं। तो ऑप्शन A और 4 में लिखा हुआ है परागकोश। आगे देखते हैं। वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है उसको बोलते हैं अंडाशय। तो 4 वाला गलत, A में हो जाएगा अंडाशय। वह मादा जननांग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और जो फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता होती है पंखुड़ियाँ। तो ऑप्शन A हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने आपको साइंस पढ़ाई है, अच्छी बात यह है कि वहीं से ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सबने ये क्वेश्चन राइट किए होंगे। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग कल पेपर देंगे, मतलब 8 फरवरी को एग्ज़ाम है जिनका भी, वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख के जाइए। एक तो टैग वर्ड वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 ट्रिक्स वाली वीडियो है जिनका लिंक आपको मिल जाएगा। फसलों की ट्रिक, मानव रोग और विटामिन की ट्रिक। और इसके साथ जो पेडागोजी की वीडियो है वो ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये सारी वीडियो देखकर जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।